हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे लैमार्किज्म के बारे में। इसके पहले वाली प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारी थ्योरीज के बारे में चर्चा कर ली हैं। पहली वीडियोज़ में हमने कुछ प्रिमिटिव थ्योरीज के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमने जो एडवांस जो थ्योरी दी गई, यानी कि जो सबसे मॉडर्न थ्योरी है, उसके बारे में चर्चा की। उसके कुछ जो रूल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम उन्हीं प्रिमिटिव थ्योरीज जैसे लैमार्किज्म, डार्विनिज्म और बहुत सारी थ्योरीज जो आई थी उनको चर्चा करेंगे। और जो मॉडर्न थ्योरी थी, इसको हमने पहले चर्चा इसलिए कर ली क्योंकि मॉडर्न थ्योरी से हम लोग का जो कंसेप्ट है वो एक बार क्लियर जब हो जाता है तो हमें पीछे की कहानियाँ आसानी से समझ में आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लैमार्किज्म। तो जो जॉन बैप्टिस्ट लैमार्क थे वो 1744 ईस्वी के आसपास आए और 1829 के बीच में इन्होंने क्या किया, अपना काम किया। और ये एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट ऐसे समझो कि जो लोग नेचर के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। और ये क्या थे, इनका काम था क्या, इनवर्टिब्रेट का कलेक्शन करना। मतलब इनवर्टिब्रेट जो भी होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट होते हैं जूलॉजी में, तो इनका काम था कलेक्शन करना। और ये एक हिस्ट्री म्यूजियम जो पेरिस में है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, उसमें काम करते थे। उनका जो जन्म हुआ था 1809 में हुआ था। इनकी एक किताब इन्होंने लिखी थी फिलॉसफी जूलॉजी, जो इसको इसी में इन्होंने ट्रांसफॉर्मिज्म का एक वर्ड जो इसको दिया था। अब ये इनकी जो किताब है फिलॉसफी जूलॉजी की, इसी में इन्होंने अपनी जो थ्योरीज थी उनको पब्लिश की थी। और इनके जो मेन पोस्टुलेट्स थे उनमें इनका एक था इंटरनल वाइटल फोर्स। एक पोस्टुलेट था इंटरनल वाइटल फोर्स और एक था इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन एंड न्यू नीड्स। मतलब ये कहना चाहते थे कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक एक, एक बिल पावर होती है। बिल पावर मतलब एक इच्छा शक्ति है, जिससे वो अगर मन में वो सोच रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, तो उसकी बॉडी ऐसे अडाप्टेशन करेगी कि उसके अंदर वो चेंज आ जाएगा। इस बेसिस पे उन्होंने थ्योरी दी और उन्होंने बताया कि लैमार्क ये बात बिलीव करते थे। लैमार्क बिलीव दैट एवरी ऑर्गेनिजम्स हैव सम इंटरनल फोर्स। जो भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं उनके पास एक इंटरनल फोर्स है, एक विल पावर है, जो कि उन्हें डेवलप करने में, उन्हें अडाप्ट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। और ये जो अडाप्टेशन उनका हो रहा है और वो अगली जनरेशन में इनहेरिट भी होता है। ये बातें वो बता रहे थे। और ये दूसरी थ्योरी इनकी जो दे रहे थे, उस थ्योरी में ये न्यू नीड के लिए कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जो चेंज हो रहा है, जो भी डायनेमिक चेंज हो रहा है ओवर टाइम, समय के साथ इन्वायरमेंट में, उस चेंज के हिसाब से ऑर्गेनिज्म खुद को ढालना चाह रहा है। वो अपनी विल पावर के साथ ढालना चाह रहा है। जैसे आपको वाटर की स्ट्रेस है, आपको पानी पीने को कम मिल रहा है, तो आपकी बॉडी ये कोशिश करेगी कि कम से कम वाटर लॉस हो। और आपके दिमाग में यह बात चलेगी हमेशा कि हमारे बॉडी को, कि वाटर को कैसे मेंटेन किया जाए और हम क्या ऐसा डेवलप कर लें कि वाटर की पूर्ति हो जाए, हमें और पानी पीने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हमारे विल पावर पे थी। तो जैसे डायनेमिक था इन्वायरमेंट, धीरे धीरे बदल ही रहा था, हमेशा बदलते जा रहा था, उसके लिए अडाप्ट करना ज़रूरी था। तो इन्होंने ये बताया कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जितने भी लाइफ फॉर्म जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो नए नए नीड्स के लिए, जो भी नई नीड्स हैं उनके लिए डिज़ायर रखते हैं। उनके मन में डिज़ायर होती है नए नीड्स के लिए, न्यू नीड्स। जो भी नई चीज़ें आ रही हैं जिसके लिए, जैसे मान लीजिए पानी की कमी हो गई, या फिर धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा ड्राट की कंडीशन आ गई, या फिर कहीं पानी की अवेलेबिलिटी ही ज़्यादा हो गई, कहीं पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई, या कहीं पर बारिश कम हो रही है, या बहुत सारी ऐसी कंडीशन हो रही है, जैसे सैलाइन कंडीशन आ गई, समंदर के पानी में पड़ गए। तो ऐसी मतलब जो उनके अंदर डिजायर होती थी किसी चीज़ की, वो न्यू नीड्स के फॉर्म में उनके पास होती थी। अब वो चाहते थे कि इनकी जो नीड्स है वो फुलफ़िल हो जाए, इनकी डिमांड फुलफ़िल हो जाए। और इन्हीं न्यू नीड्स के बल पर वो नए नए वाइटल ऑर्गन्स ये डेवलप करने की कोशिश करते थे। अपेंडेजेज इसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे समझ लीजिए कि वो चाहते थे कि कोई ऑर्गन डेवलप हो जाए। अगर सैलाइन वाटर है तो कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो जाए जिससे हम सैलाइन वाटर में भी सर्वाइव कर जाए। तो वो मैकेनिज्म चाहते थे। कोई वाइटल फोर्स के थ्रू उनके जो इन्वायरमेंटल चेंज हैं, उनके इन्वायरमेंटल चेंज का जो इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है वो पड़ना कम हो जाए या फिर बंद हो जाए। तो उनके ये थ्योरीज थी। और तीसरी बात जो वो कहते थे
यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। जो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन था ये इनका सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। इन्होंने जिराफ की नेक को लेकर जो अपनी थ्योरी दी थी कि जिराफ पहले घोड़े के जैसे थे, उसके बाद वो धीरे धीरे ऐसे एरिया में रहने लगे जहाँ पत्तियाँ ऊपर ऊपर पेड़ों की हो गई और नीचे की जो घासें थी ख़त्म हो गई, तो ये मन में डिजायर रखने लगे कि हाँ मुझे ये पत्ती अचीव करनी है, इसको खाना है। तो इसी चक्कर में उनकी क्या हुई कि उनकी गर्दन बड़ी होती चली गई और ये इनहेरिटेबल भी था, ये बातें ये बता रहे थे। उसके बाद इन्होंने जो कुछ ये भी बात ये कह रहे थे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, और ये भी बात अपनी थ्योरी में कह रहे थे कि जो भी कैरेक्टर, जैसे जिराफ ने अगर गर्दन बड़ी कर ली, एक्वायर कर लिया कोई कैरेक्टर, तो वो इनहेरिट हो जाएगा इनके ऑफस्प्रिंग में। और ऐसे ही न्यू नीड वाले जितने भी कैरेक्टर अगर एक्वायर्ड हो रहे हैं तो वो सारे ऑफस्प्रिंग में क्या हो गया, अगली जनरेशन में इनहेरिट होंगे। और ये इस चीज़ को मानते थे कि स्पीसीज एक से स्पीसीज दो नहीं बनती। ये समझते थे कि जितनी भी स्पीसीज हैं वो कंजर्व, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज नहीं बन रही है, ये बात भी ये मानते थे। और उन्होंने जो एग्जांपल्स दिए थे अपने इन थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, उसमें से जिराफ की नेक का एग्जांपल दिया था, फ्लैट फिश का दिया था, एक्वेटिक बर्ड्स का दिया था। अब जिराफ का एग्जांपल को आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में कि पहले जिराफ कैसे थे, एकदम घोड़े के जैसे थे, नीचे घास खाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, घास खत्म हो गई तो ये पेड़ के पत्ते खाने लगे। अब पेड़ के पत्ते गर्दन उठा के खा रहा है, अब यहाँ पर भी गर्दन उठा के खा रहा है। और धीरे धीरे इनकी न्यू नीड के अनुसार, इनकी डिजायर के अनुसार इनकी गर्दन क्या होती चली गई, लंबी होती चली गई। इनके आगे के पैर भी लंबे होते हैं और पीछे के पैर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो लेकिन जो फ्लैट फिश के एग्जांपल इन्होंने दिए कि फिश जो नीचे पानी में नीचे एकदम नीचे की ओर रह रही हैं, उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए वो क्या हो जा रही हैं, फ्लैट हो जा रही हैं। जो फिशेस कैसी होती हैं, मेजरली फिशेस ऐसी होती हैं, लेकिन फिशेस ऐसी होती हैं, लेकिन लास्ट वो जो फ्लैट फिशें होती हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक रे फिश होती है वो फ्लैट होती है। तो जो फ्लैट फिश हैं वो वाटर में जो वाटर का प्रेशर है उसकी वजह से फ्लैट हो जा रही। तो लेकिन ये सारी थ्योरीज इनकी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। इनको सारी थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया गया था। इनके ऊपर जो इनके थ्योरीज पे विरोध में जो थ्योरीज दी गई, लैमार्क्सिज्म का जो क्रिटिसिज्म किया गया, उन बातों में सबसे आगे जो बात ये आती है कि इनके जो एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं इनहेरिटेंस वाले, इन कैरेक्टर्स पर इस थ्योरी पर बहुत ज़्यादा प्रहार किया गया और ये कहा गया कि किसी भी तरीके से एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट नहीं होते। इसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट के थ्योरीज भी करके ये प्रूव भी किया गया, जिसमें ये बताया गया कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं वो कभी भी इनहेरिट नहीं होते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया जाता है, ये कहा जाता है कि इंसान बहुत दिनों से उड़ने की इच्छा रखता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता है, उसके पास तो कोई विंग नहीं आ रहा। अगर वह न्यू नीड के अनुसार अपने कैरेक्टर्स को डेवलप कर सकता है तो आज तक किसी भी इंसान के पास ऐसे क्यों नहीं हुआ कि उसके पास पंख आ जाए। डिजायर तो सबको उड़ने की है, लेकिन ये भी नहीं हुआ। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए। इसमें एक बार एक बीजमैन ने इनकी थ्योरी को कंडेम करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चूहों की 80 लगभग जनरेशन की पूंछ को काटते रहे और कभी भी उनको नए जो ऑफस्प्रिंग मिलते थे उनमें पूंछ दिखाई देती थी। तो जो अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर बार बार हो रहा है, वही कैरेक्टर एक्वायर हो रहा है, 80 जनरेशन तक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर आने वाली पीढ़ियों में जाता, नई जनरेशन में जाता, तो वो दिखना चाहिए था। लेकिन ये कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया। लास्ट में ये बात सामने आई, अगर कैरेक्टर कोई भी एक्वायर्ड कैरेक्टर जर्म प्लाज्म में इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो उसका इनहेरिटेंस संभव है। लेकिन जो भी कैरेक्टर ऐसे अडाप्ट किए गए हैं, अडाप्ट कहना गलत होगा, एक्लेमेटाइज किए गए हैं, उन सभी को का कोई भी इनहेरिटेंस नहीं होता। जैसे कि मैं आप लोगों को अगर एग्जांपल दूं कि आप अगर पहाड़ पे रहने चले जाएं, तो अगर पहाड़ पे रहने जाएंगे तो एयर का प्रेशर भी ऊपर कम होता है और ऊपर ठंड भी ज़्यादा होती है। वाटर जो ऑक्सीजन की डेंसिटी होती है वो भी ऊपर कम होती है और एयर का प्रेशर भी कम होता है। तो अगर आप किसी पहाड़ी एरिया पे रहने जाएंगे तो वहाँ पर आप अडाप्ट नहीं कर सकते, ना ही अडाप्ट कर सकते हैं, आप उसको एक्लेमेटाइज कर सकते हैं। ये होगा कि आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाएगी
और आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ जाएगी ताकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके और ज़्यादा हो। जो एक आरबीसी 4 ऑक्सीजन को लेकर जा रहा था नॉर्मल मैदानी एरिया में, वो पहाड़ों पर 2 ऑक्सीजन को लेके जाएगा और आपकी पूर्ति फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ढेर सारे आरबीसी हैं। और वो उसको एडाप्टेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आपके आने वाली जनरेशन में, जो भी आप जनरेशन में आपके आने वाले बच्चों में ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पास पहले से ढेर सारे आरबीसी बने रहें या पहले से वो एडाप्ट रहे इस बात के लिए कि मुझे पहाड़ी एरिया में रहना है। और पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों की हाइट भी छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि छोटी हाइट में सेंटर ऑफ मास, छोटी हाइट होने पे सेंटर ऑफ मास मतलब बॉडी को बैलेंस बनाने में आसानी होती है। अगर आप पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं, ऊंचाई पे रह रहे हैं, तो बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए सेंटर ऑफ मास सही जगह पे रहेगा तभी बैलेंस बनेगा। मैदानी एरिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लोगों की हाइट होती है, लेकिन पहाड़ी एरिया में लोगों की हाइट छोटी होती है। ये भी एक कारण है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम लोगों की जो एक्लेमेटाइज कैरेक्टर हैं वो हमारी आने वाली जनरेशन में इनहेरिट हो जाए। लेकिन जो हम लोगों के अडाप्टेड कैरेक्टर हैं वो बाद में ये बताया गया कि सारे अडाप्टेड कैरेक्टर क्या होते हैं, अगली जनरेशन में इनहेरिट होते हैं, लेकिन एक्लेमेटाइज कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं होते। तो जो इनके क्रिटिसिज्म की कई सारी थ्योरीज आई, इनके सपोर्ट में ऐसी कोई थ्योरी नहीं आई। बाद में ऐसे कई सारे लोग ये बता रहे थे कि जैसे जो ठंडी जगह होती हैं उनमें लिम्स बड़े बड़े हो रहे हैं, और जो इनकी सपोर्ट में थ्योरीज आ रही थी। लेकिन उन सभी थ्योरीज को उतनी ज़्यादा वरीयता नहीं दी गई। कुछ लोग थ्योरी में दे रहे थे कि एक्स रेज से अगर क्रोमोसोम को क्या करते थे, एक्सपोज करते थे, तो वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाता था। इस थ्योरी को दिया था गुबर और स्मिथ ने। तो ये सारी थ्योरीज जो थी इनके सपोर्ट में, लेकिन कोई भी थ्योरी इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं थी। तो और जो न्यू लैमार्किज्म जब आया तो इसमें ये साबित कर दिया गया कि न्यू लैमार्किज्म के जर्म प्लाज्म में ही जो भी चेंज हो रहा है वही क्या होगा, अगली जनरेशन में इनहेरिट होगा। और इसके सपोर्ट में मॉर्गन भी आ गए, मॉर्गन जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि लैमार्किज्म क्या था। लैमार्क की लगभग सारी थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई, लेकिन ये क्या था, एक ऐसा स्टेज था जिसने ये लोगों को बताया कि आखिर इवोल्यूशन हो कैसे रहा। उसके बाद डार्विन की थ्योरीज आई, और डार्विन की थ्योरी जो आई उसमें बहुत सारी थ्योरी आज भी मानी जाती हैं, जैसे नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो आज भी सही है। बहुत सारी डार्विन के कुछ भी ऐसे डिमेरिट पॉइंट थे, लेकिन डार्विन ने बहुत सटीक पॉइंट सबके सामने रखे थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।